चूंकि यहाँ पे एक बात तो इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि शॉर्ट टर्म में तो कॉन्फिडेंस देना बड़ा मुश्किल है, लॉन्ग टर्म में कर लीजिए। पिछले इतिहास में जब जब मौके आए तो जिन्होंने नहीं किया वो बड़े पछताए चल करके। बिल्कुल सही बात संजय जी ने बताया लक्ष्मण जी। देखिए हिस्टोरिकली संजय जी ने कुछ 98 से चालू किया, पर अब जो कुवैत पे इराक का हमला हुआ, वहां से आप देखो, उसके पहले भी आप जाओ, कभी भी ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल इशू के कारण मार्केट में डिस्टरबेंस होता है, उसके बाद रिकवरी भी बहुत शार्प आता है। तो मुझे तो बिल्कुल इसमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जब ये समस्या का हल होगा, जब युद्ध विराम होगा, तब मार्केट में जबरदस्त रिकवरी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब समस्या ये है कि बताना बिल्कुल असंभव है, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये कब होगा। तो शॉर्ट टर्म में बहुत अनसर्टेनिटी है, ये बिल्कुल सही बात है। और शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि कल सुबह क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, आज रात में क्या डेवलपमेंट होगा किसी को मालूम नहीं है, और ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो इस माहौल में निवेशक के लिए हम लोग का सलाह ये है कि सोच समझ के अच्छे क्वालिटी के शेयर, जो कि मतलब अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, वहां पे आप खरीदारी करिए, पर नजरिया लंबा रखिए। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन के लिए ले रहे हैं कि आप 7 दिन के लिए ले रहे हैं, वो बताना असंभव है। और एक आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, जो पोर्टफोलियो बनाने की बात हो रही है, वहां पे देखिए एक पोर्टफोलियो बनाने में सिर्फ इक्विटी, हम लोग ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ इक्विटी में मत रहिए। इक्विटी में डिफेंसिव, साइक्लिकल, ये सब तो है ही, पर इक्विटी के अलावा बाकी एसेट क्लासेस भी है, जैसे डेट है, जैसे कमोडिटी गोल्ड सिल्वर है। तो आपको एक बैलेंस वे में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें इक्विटी के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी है। फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते हम लोग यही एडवाइस करते हैं सबको कि सिर्फ इक्विटी मत रखिए। हाँ, आपका एज, आपका अर्निंग कैपेसिटी, लायबिलिटी, ये सब के ऊपर डिपेंड करके कितना परसेंटेज इक्विटी में रहेगा, वो डिसाइड कर सकते हैं। पर साथ में दूसरे तरह के एसेट भी जरूर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स ने भी कितने तरह तरह के बैलेंस्ड इक्विटी फंड लॉन्च किया है, जो कि इक्विटी और डेट पे निवेश करता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पे कमोडिटी, डेट, इक्विटी में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी ये सब एलिमेंट्स हैं जहां पे बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का प्रयत्न लोग कर सकते हैं। तो मैं तो मानता हूँ ये अच्छा माहौल है लॉन्ग टर्म के लिए, सिलेक्ट स्टॉक पिक करने का, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल इस पे मैं आऊँगा कि कहाँ पे किस सेक्टर में हम लोग स्कोप देख रहे हैं, कहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि आप दोनों लोग बड़ा ही पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, मैं भी नेगेटिव हूँ नहीं वैसे, लेकिन चूंकि आप दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू ले लेता हूँ जानबूझ करके। दलजीत सिंह कोहली साहब, आपके लिए कि जो अलग अलग उदाहरण दिए यहाँ पे संजय सिन्हा सर ने, उस उदाहरण और इस उदाहरण में अंतर है, एग्जाम्पल में अंतर है। अंतर मैं जो समझ पा रहा हूं कि इस वॉर में अब तक जो वॉर होता था वॉर खत्म हो जाता था, लेकिन इसमें जब हम क्रूड ऑयल के रिफाइनरी पे, ऑयल फील्ड पे, गैस फील्ड पे हमला कर रहे हैं तो पूरा सिचुएशन बदला जा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि इस युद्ध के रुकने के बाद भी युद्ध के पहले वाले हालात जल्दी नहीं बनेंगे, दुनिया के समीकरण बदल जाएंगे, बॉन्ड यील्ड आप देख ही रहे हैं सब जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो और वापस होने बड़ा लंबा समय लगेगा। इसलिए युद्ध खत्म होते ही बाजार फिर से अपनी रफ्तार में चलाएगा, इसकी संभावना कितनी है? लक्ष्मण जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये तो बात सही है, तो नो ब्रेनर है कि इस तरीके की भी जब मार्केट में फॉल आएगी तो जब रिकवरी आएगी तो वो बहुत तेज होगी। और इसके लिए इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है हमारे पास। कोई भी गूगल करेंगे तो बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएगी। पॉइंट ये है कि वॉर का इम्पैक्ट क्या है। तो मेरे हिसाब से जो हमको समझ में आता है, दो इम्पैक्ट मेजर होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्शन और एक होता है डिस्टर्बेंस। तो डिस्ट्रक्शन खास करके उस एरिया में होता है जहां पर वॉर हो रहा होता है। तो फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए वो नहीं है, क्योंकि हम उसके बीच में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उड़ाया नहीं गया, खराब नहीं हुआ, सब कुछ अपनी जगह सही का सही है। तो डिस्ट्रक्शन हमारा ज्यादा नहीं होगा। जब लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे वॉर हो रहा है, वहां पर ये डिमांड बाद में क्रिएट होगी, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ वो दोबारा बनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका इम्पैक्ट होता है डिस्टरबेंस का।
बिकॉज ऑफ वॉर बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, जो हम पर भी अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे और जो आपने बहुत रेलिवेंट पॉइंट उठाया, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो कल ही वो कतार के एक ओनर ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमारी अगर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा तो भी हमें 5 साल लगेंगे नॉर्मलाइज करने में। तो ये इम्पैक्ट कोई 3 हमारी महीने 6 कैपेसिटी महीने तबाह हो का गई नहीं। है। तीन, हाँ, जो फैसिलिटी तबाह हुई है उनको वापस रेगुलराइज करने में 5 साल लगेंगे, ऐसा उनका कहना है। कोई 5 साल में करेगा, कोई 2 साल में करेगा, कोई 3 साल में करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। हाँ, मार्केट 3 साल वेट नहीं करेगा। मार्केट इमीडिएट हम्म, 3 महीने 6 महीने में रिएक्शन दिखाएगा उसका, बट हम्म, इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफी बड़ा अभी आना बाकी है। तो ऐसा मानना कि हम्म, ये वॉर की अगर कल स्विच ऑफ हो जाएगा एकदम, ऐसा कोई लाइट का बटन में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम देखें यूक्रेन के वॉर की, तो सबने तभी भी ऐसा ही माना था कि ये तो कुछ मिनटों का वॉर है। आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो अभी कोई उसके बारे में है। तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी कि जब मार्केट ये इग्नोर करना शुरू कर देगी कि अब फर्दर डिस्ट्रक्शन से हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी, तब आपको वहां से रिकवरी शुरू होगी। और उसके बाद जो जो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बनेगा, जब सप्लाईज नॉर्मलाइज होंगी, उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। फिलहाल जिस प्रकार से बाज़ार का मूड माहौल है वो तो सब आपको पता ही है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में गिरावट दिखाई दी है और आने वाले दिनों में भी आसार कुछ तेज़ी के दिख नहीं रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिन इंडियन मार्केट के लिए कैसे रहते हुए दिखाई देते हैं। फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट के हालात गिरावट की तरफ ही अंदेशा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ सुधार देखने को मिले, कुछ रिवर्सल इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नजर आए। रिवर्सल इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि एक चीज़ तो आप देखोगे कि रिटेलर को फंसाने के लिए ही मार्केट ऊपर जाएगा, और यदि रिटेलर फंसेगा तो फिर आप मानना कि इंडियन मार्केट की तरफ से जो है फिर से रिटेलर की बर्बादी चालू हो जाएगी। रिवर्सल का मतलब यही है कि रिटेलर फिर से ऑपरेटर के कब्जे में आता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति आपको दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल अभी भी आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में गिरावट के ही जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और यदि गिरावट और आती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में फॉल अभी भी आप देखोगे तो 21,500 और 21,000 के रेंज भी आती हुई दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो एक जो रेंज है वो पेंडिंग पड़ी है मार्केट के नीचे की साइड के लिए। और यदि ऐसा ही होता है तो वहाँ तक कन्फर्म ये हो जाएगा कि इंडियन मार्केट नीचे की साइड और दिखा सकता है। फ़िलहाल तो मार्केट जो है अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यदि 22,950 के लेवल भी टूटते हैं फिर दिक्कतें और बड़ी होती हुई मार्केट के लिए नज़र आएगी, क्योंकि फ़िलहाल तो बाज़ार सपोर्ट लेवलों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सब चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। ईरान और इजराइल का जो ईरान इसराइल अमेरिका जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी चलती हुई नज़र आ रही है, उसमें सुधार की स्थिति नहीं है। कई जगह पे हमले और तेज़ होते हुए नज़र आए हैं, और जिस प्रकार से रुपये का ज़बरदस्त नेगेटिव डिजिटल स्तरों पर जाना इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है, उसी प्रकार के FIS की ज़ोरदार सेलिंग में इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव आने वाले दिनों में भी होने वाली है, क्योंकि अभी भी नहीं दिख पा रहा है कि इंडियन मार्केट में किस लेवल से ख़रीदारी होगी या कहाँ से इंडियन मार्केट में एक तेज़ी का रुझान देखने को मिलेगा। सभी चीज़ें नेगेटिव साइड की तरफ ही जा रही है, तो आने वाले दिनों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।